नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जल चक्र क्या है, जल का वितरण किस प्रकार किया जाता है, तरंगे क्या हैं, ज्वार भाटा किस प्रकार आते हैं और महासागरीय धाराएं। आज हम इन सभी को अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है थलशाला। थलशाला क्या है? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। देखिए, घर के पौधे रखने का एक आर्टिफिशियल जो एरिया होता है, एक आर्टिफिशियल जो घर होता है, उसे हम थलशाला कहते हैं। अब हम बात करते हैं जल चक्र की। जल चक्र क्या है? तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहा जाता है। उसको हम जल चक्र कहते हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि वायु के द्वारा जल वाष्पन के रूप में पानी ऊपर जाता है, वहाँ पर संघनन होता है और फिर बारिश के रूप में पानी वापस आता है और फिर ताप के कारण जल वाष्पीकृत होकर वायु के साथ ऊपर जाता है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो कि जल चक्र किस प्रकार होता है। देखिए, किस प्रकार जल वाष्पीकृत होकर वायु के द्वारा ऊपर जाता है और वहाँ पर आपको संघनन की क्रिया देखने को मिलती है। फिर वहाँ पर संघनन होकर आपको बारिश या वर्षा देखने को मिलता है। फिर वापिस जल नीचे आ जाता है। फिर ताप के कारण वाष्पीकरण होता है और फिर ये ऊपर जाकर संघनन की क्रिया करता है। तो इस प्रकार हमें ये क्रम देखने को मिलता है, जिसे हमने जल चक्र कहा। तो यहाँ पर हमें जल चक्र के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमें अलवड़ और लवड़ीय जल के कुछ स्रोत दिए गए हैं। चलिए अब हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए, अलवड़ीय जल और लवड़ीय जल क्या होता है? लवड़ीय जल वो होता है जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, जबकि अलवड़ीय जल वो होता है जिसमें नमक की मात्रा नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर हमें अलवड़ जल के कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। अलवड़ जल का प्रयोग हम पीने में करते हैं। तो नदी, ताल, सोते और हिमनद, इनके जल का प्रयोग हम पीने के लिए कर सकते हैं। जबकि महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है, जिसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो महासागर और समुद्र के जल का प्रयोग हम पीने के लिए नहीं करते। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाता है। जो लवणीय जल होता है, उसके अंदर जो नमक होती है, उसका प्रयोग सोडियम क्लोराइड या खाने में प्रयोग किया जाता है। ये हमें पूरा एक मैप दिया गया है और इस मैप में हमें पूरे विश्व में जो भी महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं, वो यहाँ पर हमें बताए गए हैं। ये मैप हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस मैप की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो इस मैप को अच्छे से करने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। तो उत्तर अमेरिका के कनाडा वाले रीजन में आपको दो झीलें देखने को मिलती हैं, जिसमें ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेप झील आते हैं। तो ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेप झील यह आपको कनाडा वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। उत्तर अमेरिका में ही आपको विनिपेग झील देखने को मिलती है। सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील यह ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। ग्रेट लेक्स के अंदर 5 नदी आती हैं, जिसमें सुपीरियर और ह्यूरोन झील भी शामिल हैं। उत्तर अमेरिका में ही आपको मिसिसिपी नदी देखने को मिलती है। पूछा जाता है कि मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में है? तो मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहीं पर आपको साल्ट लेक सिटी देखने को मिलती है। तो ये अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण जल स्रोत हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कैरिबियन सागर की।
तो कैरिबियन सागर आपको उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य देखने को मिलता है। अब हम आते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में आपको अमेजन नदी देखने को मिलती है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें कि नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी व नील नदी आते हैं। नील नदी का उद्गम केंद्र है विक्टोरिया झील। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। इन दो पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। दवुनी नदी यह आपको यूरोप में देखने को मिलती है। काला सागर और कैस्पियन सागर। भूमध्य सागर आपको यूरोप और अफ्रीका के मध्य देखने को मिलते हैं। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। यहाँ पर आपको लाल सागर दिखाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इन सभी से आप अच्छे से परिचित होंगे। चीन में आपको वांग ही नदी देखने को मिलती है। चीन के पूर्व में आपको पूर्वी चीन सागर देखने को मिलता है, जबकि चीन के दक्षिण में आपको दक्षिण चीन सागर देखने को मिलता है। दक्षिण चीन सागर काफ़ी विवादों में रहता है। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक नदी देखने को मिलती है, उस नदी का नाम डार्लिंग नदी। तो डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में है? डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास में ही आपको कोरल सागर देखने को मिलता है, जिसे हम ग्रेट कोरल रीफ भी कहते हैं। तो कोरल सागर कहाँ पर है? कोरल सागर आपको ऑस्ट्रेलिया के पास देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है और इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम बात करते हैं जल का वितरण। जल का वितरण किस प्रकार किया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी पृथ्वी की सतह पर 71% जल पाया जाता है, जबकि 29% स्थल पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, लेकिन तब भी हमें अनेकों देशों में जल की कमी देखने को मिलती है, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर हम 71% जल को 100% मान लें, यानी जल अपने आप में पूरा 100% है, तो इसका 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। तो ये महासागरों में जो पानी पाया जाता है वो लवणीय होता है। इसका मतलब ये पीने योग्य नहीं होता। इसलिए हमें अनेकों देशों में पानी की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि 97% भाग तो ऐसा है जिसका हम प्रयोग ही नहीं करते। अगर हम इसके वितरण की बात करते हैं तो महासागर में हमें 97.3% जल देखने को मिलता है। बर्फ छत्रक यानी ग्लेशियर में हमें 2% जल देखने को मिलता है। भूमिगत जल में हमें 0.68% जल देखने को मिलता है। झीलों का अलावट जल हमें 0.009% देखने को मिलता है। जबकि अगर हम स्थलीय समुद्र एवं नमकीनी झील की बात करते हैं तो हमें 0.009% देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल में वाष्पिक रत के रूप में कितना जल पाया जाता है तो 0.0019% पाया जाता है। नदियों में 0.001% जल पाया जाता है। तो इस प्रकार ये जल पूरा 100% हुआ। इसका सबसे ज़्यादा भाग हमें महासागर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर जल का वितरण दिया गया है, जिसे कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जल महासागर में पाया जाता है, फिर बर्फ छत्रक में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा साफ पानी कहाँ पाया जाता है, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा साफ पानी हमें ग्लेशियर हिमनद में देखने को मिलता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं पर्यावरण दिवस के बारे में। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इन 2 डेट को आपको याद रखना है। महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण क्या है? तो महासागर जल हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। इसी को हम महासागरीय परिसंचरण कहते हैं। महासागरीय जल कभी भी शांत नहीं रहता। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा आता जाता रहता है, जबकि ताल और झील का जल आपको शांत देखने को मिलता है। महासागरीय परिसंचरण में आपको कुछ गतियाँ देखने को मिलती हैं। तो महासागरों की गति को इस प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो अब हमें तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, इन सभी को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तरंगे। तरंगे क्या होती हैं? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इसी को हम तरंग कहते हैं। तो तरंग क्या है? जब महासागर की सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, इसी को हम तरंग कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी तेज होती हैं। तो तरंगें किस पर निर्भर हुई? तरंगें निर्भर होती हैं पवन पर। अगर पवन हल्की चलेगी तो तरंगें भी हल्की होंगी। अगर पवन तेज चलती है तो तरंगें भी तेज ही उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर तरंग देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सुनामी क्या है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी के कारण हो सकते हैं भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन। यह आपको सुनामी आने के कुछ कारण दिए गए हैं। तो सुनामी 15 मीटर की ऊंचाई तक की तरंग होती है। तरंगें क्यों उठ रही हैं? सुनामी तभी आएगी जब बहुत तेजी से पवन चलेगी। लेकिन सिर्फ पवनों की वजह से ही सुनामी नहीं उठती। पवनों के अलावा समुद्र की सतह के नीचे भूकंप आ गया तो एकदम से पानी को ऊपर नीचे करेगा, और अगर पानी ऊपर नीचे हो गया तब भी आपको एक बहुत बड़ी तरंग देखने को मिलती है। या फिर एकदम से वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तब भी पवनों में पूरे समुद्र में उथल पुथल हो जाएगी। तो इससे भी तरंगें ऊपर उठती हैं, जिसके कारण आपको सुनामी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें सुनामी के कुछ कारण दिए गए हैं, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन आदि के कारण सुनामी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। सन 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सन 2004 में भारत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो जब सन 2004 की सुनामी आई थी, जिसके कारण भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वह पूरी तरीके से डूब गया था। तो इंदिरा पॉइंट किस समय डूबा? सन 2004 में सुनामी के कारण। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर जितने भी पोताश्रय होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। इसे आपको ध्यान रखना है कि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ दिया गया है। सुनामी पृथ्वी का तांडव, इसे हम पढ़ लेते हैं। सिर्फ हम इसे पढ़ेंगे ही, इसमें ऐसा समझने का कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किस समय
कितनी बड़ी सुनामी आई थी। तो 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। अधिकेंद्र मतलब जहां पर भूकंप सबसे पहले उत्पन्न हुआ। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तल की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वह पूरी तरीके से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई थी। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। देखिए, पहले से भूकंप का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक बड़ी सुनामी का संकेत 3 घंटे पहले मिल सकता है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं। प्रशांत महासागर में चेतावनी के लिए अनेक प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा अभी नहीं है। तो प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। तमिलनाडु के तट पर सुनामी के द्वारा कितना अधिक विनाश हुआ था, आप इस प्रकार यहाँ देख सकते हो। सन 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। तो यहाँ पर सुनामी आने के कुछ संकेत देखने को मिलते हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर यह आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि जब भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी तो वहाँ पर जो जगह बनी थी, पहला जल उसे भरने के लिए जाता है। फिर जैसे प्लेट वापस अपने स्थान पर आती है तो वहाँ का जल पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी सुनामी देखने को मिलती है, जिसके कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, जिसके कारण जान और माल, जीवन और संपत्ति दोनों
की अत्यधिक क्षति हुई थी। अब हम बात करते हैं ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नवत स्थान तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। देखिए, जल के उठने को ज्वार कहा जाता है जबकि जल के नीचे बैठने को भाटा कहा जाता है। जब समुद्री जल ऊपर उठता है और तट को डुबो देता है तो उसको हम ज्वार कहते हैं, और जब समुद्री जल नीचे होकर तट के पीछे चला जाता है तो इसे हम भाटा कहते हैं। समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है जबकि समुद्री जल का नीचे बैठना भाटा कहलाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार जबकि समुद्री जल का नीचे बैठना भाटा कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कि ज्वार भाटा कैसे आता है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो ज्वार भाटा आने के लिए हमें 2 कारण देखने को मिलते हैं। पहला है सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण और दूसरा कारण है इसका चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण। तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो उच्च ज्वार किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के पास में होगा तो जो भी पानी का हिस्सा चांद के सामने आएगा तो जो भी चांद का गुरुत्वाकर्षण होता है वो उसे अट्रैक्ट करेगा तो ये पानी ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ज्वार देखने को मिलता है जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होगा और जो भी पानी का हिस्सा है वो चांद के सामने आएगा तो चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे आकर्षित करेगा जिसके कारण वो जल ऊपर उठ जाता है तो इसे हम उच्च ज्वार कहते हैं। अगर हम बात करते हैं बृहत ज्वार भाटा की, बृहत ज्वार भाटा क्या है? तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं जिसे हम हाई टाइड कहते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। देखिए, जब पूर्णिमा या अमावस्या का समय आता है तो दोनों ही सिचुएशन में ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, यहाँ पर आपको चंद्रमा की ग्रेविटी भी काम करती देखने को मिलती है और साथ ही सूर्य की ग्रेविटी भी यहाँ पर काम करती है। तो इस कंडीशन में पानी और भी ज़्यादा ऊपर उठेगा। तो एक ही यहाँ पर कंडीशन बनती है कि सूर्य तो दूर है लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तब हमें बृहत ज्वार भाटा देखने को मिलते हैं। इसे हम बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं लघु ज्वार भाटा की, जिसे हम निम्न ज्वार भाटा भी कहते हैं, चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जब विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब हम इसे निम्न ज्वार भाटा या लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? जब सूर्य इस तरफ होगा और चंद्रमा इस तरफ हो तो ग्रेविटी डिवाइड हो जाती है, ग्रेविटी काउंटर हो जाती है। तो ग्रेविटी काउंटर करती है एक दूसरे को, तब इस समय लघु ज्वार भाटा हमें देखने को मिलते हैं। जब सूर्य एक तरफ होगा, चंद्रमा एक तरफ होगा तो इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो इनकी जो ग्रेविटी है वो काउंटर हो जाती है। यहाँ पर हमें लघु ज्वार भाटा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें लघु ज्वार भाटा, बृहत ज्वार भाटा, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराओं की। तो महासागरीय धाराओं के बारे में अब हमें पढ़ना है। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। तो यहाँ पर हमें महासागरीय धाराओं की डेफिनेशन दी गई है कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा को हम महासागरीय धारा कहते हैं। मतलब कि ऐसी धाराएं जो समुद्र की सतह पर एक निश्चित दिशा में बहती हैं।
या महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धारा को हम महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। तो ये महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी क्यों होती है? क्योंकि जहाँ से ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है वहाँ पर किस प्रकार का तापमान है और उन सभी फीचर को मिलाकर कोई भी जलधारा गर्म या ठंडी हो सकती है। जैसे कि हमें भूमध्य रेखा के आसपास तापमान अधिक देखने को मिलता है तो वहाँ की जलधारा गर्म होती है। इसके विपरीत ध्रुवों पर हमें ठंडा मौसम देखने को मिलता है, ध्रुवों पर हमें कम तापमान देखने को मिलता है तो वहाँ की जलधारा ठंडी होती है। देखिए, जो गर्म जलधाराएं होती हैं वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं ठंडी जलधारा की तो यह ध्रुवों या उच्च अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर गति करती हैं। तो ठंडी जलधारा ध्रुवों से निम्न अक्षांशों की ओर गति करती हैं। देखिए, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश, इसे हम निम्न अक्षांश भी कहते हैं। और ध्रुव मतलब 90 डिग्री अक्षांश, इसे हम उच्च अक्षांश भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उच्च अक्षांश मतलब 90 डिग्री और निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कुछ धाराओं के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि लैब्राडोर जलधारा यह एक ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जलधारा यह एक गर्म जलधारा है। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लैब्राडोर जलधारा यह एक ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम यह एक गर्म जलधारा है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि मत्स्य क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जब कोई भी ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है तो ठंडी और गर्म जलधारा मिलने से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है जल का। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मछली उत्पादन देखने को मिलता है, जहाँ पर ठंडी हवा और गर्म हवा आकर मिलती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का पानी अच्छा हो जाता है और मछली की उत्पत्ति के लिए वह पानी बहुत सहायक होता है। तो जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में आकर मिलती है तो वहाँ पर आपको मत्स्य उत्पादन क्षेत्र देखने को मिलता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियों की उत्पत्ति देखने को मिलती है, जैसे कि लैब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा। लैब्राडोर ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। जब ये धाराएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मत्स्य क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है। देखिए, जब ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती है तो वहाँ पर कोहरे का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर कोहरा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस जगह नौ संचालन में बाधा देखने को मिलती है, यानी नौ संचालन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इन सभी धाराओं की। इन्हें हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी धारा ठंडी है या कौन सी धारा गर्म है। देखिए, यहाँ पर हमें मैप दिया गया है। इस मैप से आप अच्छे से समझ सकते हो कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। देखिए, जो नीले कलर में आप देख रहे हो यह सभी ठंडी जलधाराएं हैं, जबकि लाल कलर जो आप देख रहे हो यह सभी गर्म जलधाराएं हैं। तो सबसे पहले हम गर्म जलधाराओं को पढ़ लेते हैं। गर्म जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, ये होता है विषुवत व्रत यानी 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत व्रत यानी इसके ऊपर जितनी भी हैं उन्हें हम उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं और इस व्रत के जो दक्षिणी में है उसे हम दक्षिणी विषुवतीय धारा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के पास जो भी हवा बहती है, जो भी धारा बहती है वह गर्म धारा होती है, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है इसलिए। तो विषुवत धारा से जो भी धारा होकर जाती है वह जलधारा गर्म होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्यूरोशियो धारा, यह एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम यह भी एक गर्म जलधारा है। अलास्का धारा, उत्तरी प्रशांत अपवाह, यह सभी गर्म जलधाराएं आपको देखने को मिलती हैं। उत्तरी अटलांटिक अपवाह, ओगलाश धारा। देखिए, ओगलाश धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओगलाश धारा किस महासागर में बहती है। तो ओगलाश धारा यह हिंद महासागर में बहती है और यह एक गर्म जलधारा है। ब्राजीलियन धारा यह भी एक गर्म जलधारा है।
तो इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ और धाराएं दी गई हैं, जैसे कि इक्वाडोर विपरीत धारा। यह कैसी धारा है? यह एक गर्म धारा है, यह एक गर्म जलधारा है। बाकी ये तो उत्तरी विषुवतीय धारा हो गई, यहाँ सभी दक्षिणी विषुवतीय धारा हो गई। जो कि 0 डिग्री के उत्तर में है वो उत्तरी विषुवतीय धारा, और जो 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में है वह सभी दक्षिणी विषुवतीय धारा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वह आपको याद रखने हैं, जैसे कि क्यूरोशियो धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, अलास्का धारा, ब्राज़ीलियन धारा, ओगलाश धारा, यह सभी आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि ठंडी जलधाराओं की। तो ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपको ठंडी जलधाराओं में आयोशियो धारा देखने को मिलती है, और ठंडी जलधारा में ही आपको लैब्राडोर धारा देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको फोकलैंड देखने को मिलता है, जो कि अर्जेंटीना के पास में है, और हम्बोल्ट धारा, इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। यह आपको दक्षिण अमेरिका में चिली के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और अफ्रीका के पश्चिम में आपको कैंडीज धारा देखने को मिलती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा देखने को मिलती है। और उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र के आसपास आपको कैलिफोर्निया धारा देखने को मिलती है। यह सभी ठंडी जलधाराएं हैं। तो ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हो गई? आयाशियो धारा, लैब्राडोर धारा, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट धारा, फोकलैंड धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा और वेनेजुएला धारा। अफ्रीका के वेनेजुएला का क्षेत्र में आपको वेनेजुएला धारा देखने को मिलती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। इन सभी को आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ठंडी और गर्म जलधाराएं सभी को याद रखना है। अगर हम बात करते हैं मत्स्य क्षेत्र की, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि गल्फ स्ट्रीम धारा जो कि गर्म जलधारा है, और ऊपर से आती है यानी ध्रुव से आ रही है लैब्राडोर धारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो इनके दोनों के मिलने से यहाँ पर आपको मत्स्य क्षेत्र देखने को मिलता है। तो कौन सी धाराओं के मिलने से? लैब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा के मिलने से। अगर हम बात करते हैं जापान की साइड की, तो यहाँ पर आपको क्यूरेशियो धारा जो कि एक गर्म जलधारा है, और आयोशियो धारा जो कि एक ठंडी जलधारा है। इन दोनों के मिलने से आपको इस जगह पर यानी जापान और चीन के आसपास आपको मत्स्य क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन दोनों ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से कुछ मत्स्य क्षेत्र बनते हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर पूरी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।